अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की दाखिली जो सियासत है उसने मुल्क के अंदर एक ऐसी पोलराइजेशन की फ़िज़ा पैदा कर दी है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के बड़े मौसर तरीके से तबकात हैं वो एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे होते हैं। कोई भी मसला हो, सियासी मसला हो, कोई फॉरेन पॉलिसी का मसला हो, कोई इंटरनल सिक्योरिटी मैटर हो या पाकिस्तान में जुडिशरी से फ़ैसलों के मामले हों, सब के ऊपर शक यही होता है कि ये फ़ैसला क्यों हुआ, सही हुआ या गलत हुआ। और ये बाज़ चीज़ें ऐसी प्रॉब्लमेटिक नेचर है उनकी कि वो फ़ैसले के ऊपर तसल्ली आप सारे लोगों की करवा भी नहीं सकते। उसी तरह का एक फ़ैसला आज इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने था, जहां 2 दफ़ा पहले रिमांड बैक हुआ केस उनका तोशाखाना के हवाले से। जज साहब ने वहाँ सज़ा दी, जज दिलावर साहब थे इस केस के मामले में। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज रिहाई का हुक्म आ गया। रिहाई का हुक्म आया तो इमरान को साइफ़र वाले मामले के अंदर गिरफ़्तारी उनकी ऑलरेडी पहले ही डाली जा चुकी है, तो उसके अंदर उनकी गिरफ़्तारी बरकरार रही और वो रिहा ना हो पाए। और इस तरह के बहुत सारे दीगर मुकदमात भी उनके ऊपर मौजूद हैं 9 मई के। इसके अलावा भी कई एक केसेस हैं, एक वकील के मर्डर वाला मामला है। तो ये कहना अभी काफ़ी मुश्किल लगता है कि इमरान खान कब रिहा होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का टेररिज्म से एक चैलेंज चल रहा है और वो चैलेंज आज का नहीं है। 9/11 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान ने हज़ारों की तादाद में फ़ौजी जवानों और पुलिस वालों की शहादतें उठाई और सिविलियंस कैजुअल्टीज़ जो हैं वो भी कोई 80,000 के लगभग, बहुत बड़ी तादाद है। फ़ौज की भी बहुत बड़ी तादाद, जंगों 65 और 71 की जंगों से ज़्यादा है। लेकिन अब अमरीकी फ़ौजों के इनखला के बाद ऐसे वाक़यात के अंदर दोबारा तेज़ी आ रही है और ये बहुत तशवीश का मामला है कि एक ही वाक़े के अंदर फ़ौज के 4 या 6 जवान शहीद हो रहे हैं, जिसमें अफसर भी हैं, सिपाही भी हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में इन दोनों इशूज़ को डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, वफाक दाखिला हैं, निगरान वज़ीर दाखिला हैं, सरफराज बुगटी साहब। बुगटी साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सियासी मौज़ूआत से शुरू करते हैं। इमरान के मुतल्लिक़ आज एक तासुर मौजूद था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा यही आएगा कि उनको रिहा कर दें, और आपसे भी यही तवक्को थी कि आप दोबारा पकड़ लेंगे। तो काफ़ी प्रिडिक्टेबल मामला चला। देखिए, हमारा मामला तो उधर तो प्रिडिक्शन यही थी जो आप कह रहे हैं। हमारा मामला तो ये है कि जो केसेस हैं ये रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और जितने सारे इंसिडेंट होंगे उतने ही उनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता है। उनके ख़िलाफ़ एफआईआर या उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। दिस इज़ व्हाट आवर लॉ इज़। तो ज़ाहिर है वो किसी और केस में नॉमिनेटेड थे तो वो उनकी गिरफ़्तारी डल चुकी है उसमें, तो वो भी रेमेडी के लिए अदालतें मौजूद हैं उनको जो रिलीफ देना चाहें। सर ये वैसे बड़ा टेढ़ा मामला है। 9 मई के बाद, 9 मई बुरा दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में, अच्छा वाक़या नहीं था। उसके हमें ढूंढना चाहिए कि क्या वजूहात हुई कि बहुत सारे लोग जो थे अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हुए। लेकिन आपकी हुकूमत और पहले जो PDM की हुकूमत थी, लोग रिहा होते हैं, अदालत हुक्म करती है। 8 दफ़ा शायद ये अफरीदी साहब का और अली मोहम्मद ख़ान का वाक़या जो है उसमें 8-8 दफ़ा ज़मानतें हुई, 8-8 दफ़ा दोबारा गिरफ़्तारी होगी। इमरान को इस केस के अंदर अगर आपने गिरफ़्तार करना हो तो आपको पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था। गिरफ़्तारी पहले तोशाखाना थी, तो दौरान हिरासत ही दूसरे में गिरफ़्तारी डाल दी गई। वेरी अनयूजुअल इन लीगल टर्म्स। नॉट एट ऑल जी। पहले तो ये 9 मई बुरा दिन नहीं था, स्याह तरीन दिन था। बिल्कुल सही है। जब आपने ये पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल वायलेंस का एक नया फिनोमेना जन्म लिया। इससे पहले पाकिस्तान में बड़े बड़े वाक़यात हुए और फिर ये हुआ कि एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की, या तो जो होता है ना कि एक मॉब गुस्से में आ जाता है, पब्लिक गुस्से में आती है। आप अगर देखें तो वो पब्लिक के गुस्से से ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का क्राइम लगता है, एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की वायलेंस लगती है। और टारगेट कौन है? टारगेट पाकिस्तान का वो न्यूक्लियस सिस्टम है, जिस न्यूक्लियस सिस्टम में पाकिस्तान के वो इदारे जो पाकिस्तान की दिफा में मसरूफ़ है, जो पाकिस्तान की दिफा में रोज़ाना की बुनियाद पर जाने दे रहे हैं। आपने उनको टारगेट किए, उन शहदा को जिन्होंने अजीम कुर्बानियाँ दिए हैं, उनकी जो यादगारें थीं उनके साथ क्या सलूक किया, फिर जिना हाउस के साथ क्या सलूक किया, सो एंड सो ऑन। इशू इज़ कि जब ये ऑर्गेनाइज्ड किस्म का एक क्राइम हुआ, ऑर्गेनाइज्ड साजिश हुई, आज तो नहीं लेकिन वक्त ये बताएगा कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी। न सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ थी और एक तबाहकुन किस्म का मंसूबा था। अब उसके बाद जो तबाहकुन से आपकी क्या मुराद है? क्या फ़ौज के अंदर बगावत पे उकसाने की कोशिश? देखिए, वक्त आने के साथ ये चीज़ें रिवील हो जाएंगी। आप वक्त क्या आने के कहते हैं? साथ आपका तजिया या अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कहती है? वक्त आने के साथ ये अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है जिस पे मैं और आप बात करें, लेकिन वक्त आने के साथ साथ आपके सामने हर चीज़ अनफोल्ड हो जाएगी।
दिस इज़ हाउ। क्योंकि जिन लोगों को सज़ा हुई अभी तक, वो उनको इस नाकामी पे सज़ा दी गई है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को डिफेंड नहीं कर सके, किसी को बगावत पे, म्यूटनी पे किसी को पनिश नहीं किया गया अभी तक। देखिए, दो बातें हैं इसमें। मिलिट्री ने तो अपने अकाउंटेबिलिटी का पूरी कौम को बता दिया कि उनके यहाँ सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का, उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी कर ली है, उन्होंने मैसेज दे दिया। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम ऐसे लोगों का क्या करते हैं। हमसे मुराद पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स हैं, हमारे इदारे हैं जिसमें मीडिया है, जुडिशरी है, सो एंड सो ऑन, वो क्या इस पर उनकी लाइन होती है। एनी हाउ, अब ये जो बार बार क्या आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ, देखें इंसिडेंट्स इसके बाद बहुत हुए हैं। जब से 9 अप्रैल के बाद, जब से खान साहब की हुकूमत जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो तरीका बताया उसके ऐन मुताबिक उनके ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, जिसको डिफेंड करने का उनको पूरा पूरा हक था, और उसने उसका पूरा मैक्सिमम टाइम लिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम फ्रेम था वो पूरा टाइम उन्होंने लिया टू डिफेंड दैट। आप समझते हैं हिरासत के दौरान दूसरी गिरफ्तारी दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा हूँ जी। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सा हर इंसिडेंट रिकॉर्ड पे आता है, एक सिस्टम के तहत आता है, उसमें पॉलिसी मेकर्स का कोई ताल्लुक नहीं होता है कि हम रोज़ाना बैठ के कोई पुलिस को डायरेक्शंस देते। पुलिस अपना काम कर रही है, एफआईए अपना काम कर रही है, वो जो जितने वाक़यात हुए हैं वो अनअटेंडेड नहीं छोड़े जा सकते, उनमें गिरफ्तारी होगी है, फिर पाकिस्तान की अदालतें काम कर रही हैं, और बसाव का तो ऐसा महसूस होता है कि खान साहब के हक़ में काम कर रही हैं। तो वो भी उनमें शामिल हैं जो ये महसूस करते हैं अदालतें उनके हक़ में काम कर रही हैं? मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज उनके कमेंट्स से लगता है, हालांकि ऑनरेबल जजेस हैं, अब ज़ाहिर है जो फैसले होते हैं उन पर कमेंट करने का हमें अख्तियार है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। जब फैसला हो जाए फिर आप कमेंट कर सकते हैं। नून लीग के शहबाज साहब और बाकी लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के 3-4 जजेस के ऊपर, चीफ जस्टिस समेत, उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, नकवी साहब के ऊपर, एजाजुल एहसन साहब के ऊपर, ये मुनीब साहब के ऊपर, बंदयाल साहब के ऊपर। वो कहते थे कि ये बैठेंगे ना बेंच में, ये हमारे खिलाफ ही फैसला जाना, ये पीटीआई के हक़ में जाएगा। तो आप भी ये महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो इन सब ऑनरेबल जज साहिबान का आपने नाम लिया है, सारे बड़े, हमारा तो बिल्कुल उनके साथ कोई देयर इज़ नथिंग, इवन कोई ऐसा स्कूल ऑफ थॉट भी नहीं है, हम नहीं समझते। लेकिन बसा औकात फैसले जो आते हैं वो ऐसा महसूस होता है कि वो कहते हैं ना, अक्यूज्ड इज़ द डार्लिंग ऑफ कोर्ट, बट इन दिस केस खान इज द डार्लिंग ऑफ द कोर्ट। अच्छा, आप तो ऐसा फील होता है कभी कभार, बिकॉज हमारे डिपार्टमेंट्स बड़ी मेहनत करते हैं, प्रोसिक्यूशन करते हैं, एक क्राइम हुआ होता है, एक जगह पे हमला हुआ होता है। अरे ये सुबह हेडलाइन छपेगी ये हमारे खान इज द डार्लिंग ऑफ द कोर्ट, देखें, बल्कि उसको ये चलाना चाहिए खान इज द डार्लिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट हम डिस्कस वो ऐसा फील होता है ना। देखें जी, वो होता क्या है कि जब हमारे यहाँ हमारा केस क्या है, मेरा केस ये है कि मेरी एक फोर्स है, उसका एक मोरल है, वो मेहनत करती है। एक अक्यूज हूसोएवर ही इज़, वो नदी मलिक हो सकता है, वो सरफराज बुक्टी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, उसके ख़िलाफ़ केस तैयार करती है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अपना काम करता है। एंड ऑफ द डे जब वहाँ पर जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनके अंदर जब इम्बैलेंस नज़र आता है, यकीनन वो फिर डीमोरलाइजिंग फैक्टर होता है, तो वो ऐसा फील होता है, अदरवाइज ऐसा है नहीं। आपके ख्याल में ये इम्बैलेंस क्यों है? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इसका क्यों है, मुझे खुद भी समझ। बहुत सारे लोग इसके ऊपर सोचते हैं कि वो जो बिल्डअप था ना 2011 से ऑनवर्ड, उसके तहत बहुत सारे मामला जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे किए हुए हैं जो अब उनसे संभालने मुश्किल हो रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ जुडिशल एक्टिविज़म के हैं, जुडिशल कल्ट के हैं, सिविल इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल क्या है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसका एक वाइटल रोल रहा है, और उस रोल में बसा औकात आप कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिनके नताइज आप देर पा भुगत रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा ही है कि आज जिस तरीके से एक पॉलिटिकल वायलेंस जो है, अगर ये पीटीवी पे जब हमला हुआ था, अगर उस वक्त इसको काउंटर कर लिया जाता, पीटीवी भी एक नेशनल इदारा था सर, उस वक्त तो शायद एस्टेब्लिशमेंट की ये मर्जी थी। अब ज़ाहिर है हम उस वक्त अफेयर्स में नहीं थे, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बाहर बैठ के ऐसा ही फील होता था। लेकिन पार्लियामेंट और पीटीवी स्टेशन वाले मामले के ऊपर अगर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट बैक ना करती इस प्रोसेस को और उसको वहीं रोक देती, तो आज ये जीएचक्यू पे, कोर कमांडर हाउस पे हमला ना होता। दिस इज़ व्हाट माय पॉइंट इज़। तो इसीलिए आज जो जीएचक्यू पे हमला हुआ है या कोर कमांडर हाउस पे अगर हम ना रोकें तो कल ये कहीं और हमला हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए जो भी कल्प्रिट्स हैं, वास्ता या बिल वास्ता, दोनों चीज़ें इसमें देखी जाएंगी कि जो ऑर्गेनाइज साजिश हुई है कैसे हुई है, इसको अनफोल्ड किया जाएगा, मज़ीद इस पर मेहनत की जाएगी। ये इनको स्पेयर करने का मैं समझता हूँ कि जो हमारे हीरोज़ के साथ जो इन्होंने किया है, कौमी हीरोज़ के साथ, कर्नल शेर खान शहीद जो है, इंडियन आर्मी उसके लिए निशान हैदर की डिमांड करती है। व्हाट अ ब्रेव मैन ही वाज। उसने पूरी दुनिया में मिलिट्री हिस्ट्री में उसने एक
रिकॉर्ड कायम किया है, और आप उसके मुजस्मे के साथ ये काम करते हैं। सर कर्नल शेर खान या दूसरे वो हमारे जो शोहदा पाकिस्तान के दिफा की खातिर बहादुरी के साथ अपनी जानें कुर्बान की, वो कोई पागल होगा, कोई आउट ऑफ माइंड होगा शख्स जो ये हरकतें जिसने की 9 मई को, मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता किसी के लिए भी, खा इमरान हो या खा कोई और हो। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर आपसे भी पूछूंगा, मैं पहली PDM की हुकूमत से भी कहता था कि सैकड़ों ऐसी औरतें या बच्चे, औरतों की तादाद निस्बतन कम है लेकिन नौजवान बहुत सारे हैं, आपको स्टेट को उस पर एक पार्डन की पॉलिसी अपनानी चाहिए। हम लंबे अरसे इस नफ़रत वाली फ़िज़ा को, पोलराइजेशन को प्रमोट नहीं कर सकते। हुआ उस दिन गलत काम है, लेकिन आपको वहाँ माफ़ करके रियासत को बड़ेपन का सबूत देते हुए इस नफ़रत को कम करना है। वो खलीज को बढ़ाने की बजाय कम करना है उसको। देखिए, आइडियली तो आपकी बात दुरुस्त है कि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो कि जो सोशल स्ट्रक्चर जिसका डेवलप हुआ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका डेवलप हुआ हो, जिन कौमों ने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया हो, ख़ास तौर पे सोशल वैल्यूज़ के हवाले से, उधर तो ये बात बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन एक ऐसे लोगों के साथ जब आप डील कर रहे हो, कि जब मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ बग़ैर वजह के नहीं करता हूँ, ये ऑर्गेनाइज्ड किस्म का एक साजिश के तहत ये काम किया गया। अगर ये मॉब ने किया होता ना तो उसमें पार्डन का एलिमेंट करना दुरुस्त था। लेकिन जब आप प्लान करते हैं, प्लान करके अटैक करते हैं, एक तो होता है ना कि ऑल ऑफ सडन हो जाता है, मॉब कभी कभार वायलेंट भी हो जाता है, उसको गुस्सा भी होता है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज्ड करते हैं कि फ़लानी तारीख को ये होगा तो फिर तुमने ये करना है, नदीम मलिक तुमने ये करना है, सरफराज तुमने ये करना है, फ़लाना ये करना है, तो इस तरह के बैड बिहेवियर्स को रिवॉर्ड नहीं किया। आपके ख्याल में ये प्लानिंग कौन कर रहा था? मैंने आपसे कहा है कि ये बहुत जल्द कौम को भी पता चल जाएगा। बज़ाहिर तो ये प्लानिंग इमरान खान साहब खुद कर रहे थे, और इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा था? देखिए, अब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस आप देखें, खान साहब के लॉयर 9 मई को जब वो गिरफ़्तार हो जाते हैं तो वो जब उनसे मिल के आके मीडिया पे बात करते हैं तो वो उसको रिग्रेट नहीं करते हैं। 9 मई के वाक़े हो चुके हैं, उनका लॉयर आके कहते हैं खान ने तुमको पैगाम दिए, खड़े रहो। व्हाट डज़ दैट मीन? दैट मीन्स कि खान इज़ हैप्पी वट एवर इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। अगर वो उस वक्त ये स्टेटमेंट देते तो मैं समझता कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं था कि जी मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं कौम को कहता हूँ कि आप वायलेंट ना हो। इमरान को खुद भी मजम्मत करके पीछे हट जाना चाहिए था। उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने को नहीं करना चाहिए। देखिए, उन्होंने तो 9 मई को वो तो अंदर थे, लेकिन उनकी लॉयर से उनकी मुलाकात हुई, क्लिप्स मौजूद हैं। लॉयर ने उनको बताया होगा ना कि जी GHQ पे हमला हुआ है, जिनाउस सारा जल गया है, हमने शोधा के यादगार जो है वो सब तबाह कर दिए। तो वाइज आदमी तो ये कहता ना कि जी मैं अपने आप को उनसे डाइवोर्स कर लेता, उन कारकुनों से अपने आप को डाइवोर्स कर लेता कि मेरा इनसे ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उसने पैगाम क्या दिया, उसके वकील का क्लिप तो आपके पास मौजूद होगा, चलवाएं। आई रिक्वेस्ट यू कि किसी प्रोग्राम में उसको चलाएं। तो इमरान का भी बयान है, आप मुझे चलाने दें, पैमरा का नोटिस ना भेजें। इमरान ने खुद कहा था कि जब मैं जो पकड़ा जाएगा तो कहाँ प्रोटेस्ट होगा, वो जो फौजी मारते हैं उनके बाहर ही जाके प्रोटेस्ट होगा। इमरान का अपना बयान। तो इसका मतलब है कि दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये मुझे ऑर्गेनाइज्ड तो फिर आप बैड कितना ऑर्गेनाइज था, लेकिन मुझे तो कंसर्न है, मुझे मालूम है कि इट वाज डॉक्टर यास्मीन है, खदीजा शाह है, ये 2 लड़कियां उनकी पिंडी वाली हैं, उनका मुझे नाम नहीं आता है, एक लाहौर से उनकी MNA है खातून, और बहुत सारे नौजवान हैं जो मेरा ख्याल है कि आपको वहाँ पे माफ़ करना चाहिए, उन्हें रिहा कर देना चाहिए। देखिए, हमारी हमदर्दियाँ ज़रूर एज अ ख़वातीन लोगों के साथ हो सकती हैं, लेकिन मुल्ज़िम या मुल्ज़िमा, कोर्ट ऑफ लॉ तो दोनों को एक जैसा ट्रीट करता है। अब रेमेडी उनके पास है, कोर्ट्स मौजूद हैं, वो कोर्ट्स में जाके अपना केस लड़ लें। हमारे यहाँ ये जेंडर जहाँ इक्विटी की बात होती है वहाँ पर फिर हम जेंडर को कोई प्रेफरेंस भी देने लग जाते हैं। दो कि हमारा कल्चर है, हमें इज़्ज़त देनी चाहिए, हमें ख़वातीन के साथ एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। लेकिन जब कभी आप कोई क्राइम करते हैं या आप पर शक किया जाता है कि आपने कोई क्राइम किया, अब उसके बाद से वो फिर मुल्ज़िम या मुल्ज़िमा दोनों को कानून की नज़र में तो बराबर ही ट्रीट किया जाएगा। सर, जब मैं रियासत से पार्डन की दरख्वास्त कर रहा हूँ तो पार्डन उसी शख्स की होगी जिसने कोई गलत काम किया होगा। अगर मासूम है तो उसको तो पार्डन की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप उन्हें पार्डन करें, रियासत अपना बड़ी होगी और नफरत कम होगी मुल्क में। मलिक साहब, हम तो आए हैं चीज़ों की टेक केयर करने के लिए। वी आर केयर टेकर गवर्नमेंट। हम यहाँ पर असिस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने में, और उसके साथ साथ जो रोज़मर्रा के मामला हैं उनको देखने के लिए। अब ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आएंगी, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगी, और अगर फ़र्ज़ करें कि इस तरह का माहौल बनता है तो ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी। तो इसका मतलब है कि अगले 6 महीने फिर ये लोग अंदर ही रहेंगे, आप तो ये फैसला लेंगे नहीं, तो 6 महीने इलेक्शन भी नहीं होंगे। कोर्ट्स ने ये फैसला करना है और इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि कब इलेक्शन होंगे। मोस्ट लाइकली तो एंड फेब से पहले इलेक्शन है ही नहीं है। वी आर रेडी फॉर टुमारो।
आपकी तैयारी से इलेक्शन होगा नहीं ना, क्योंकि अब वो करेंगे डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। दिस इज़ व्हाट, देखें ना, डिलिमिटेशन का किस पूरे पाकिस्तान में एक कंसेंसस डेवलप हुआ। वो कंसेंसस क्या था, चारों सूबे वज़राए आला वो एक जगह पर बैठे, उन्होंने ये फैसला किया कि आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या बताते हैं, दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, डिलिमिटेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने वो अख्तियार दे दिया पहले इलेक्शन कमीशन को। फिर पाकिस्तान की जो कंसेंसस डेवलप हुआ, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जितने भी सूबों के थे, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, पहले आप इसमें डिलिमिटेशंस करेंगे। कॉमन इंटरेस्ट जो कौंसिल बनी हुई है उसने ये फैसला किया कि पहले आप डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्शंस करेंगे। इलेक्शन कमीशन को ये कहा, तो दैट मीन्स कि इस पर तो पूरे पाकिस्तान का कंसेंसस है, इस पर तो कोई हर्ज नहीं है कि पहले डिलिमिटेशन हो। और फिर जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं तो डिलिमिटेशन इसलिए भी ज़रूरी है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की हम जब बात करते हैं आबादी की बुनियाद पर, तो वो जो हल्का बंदियाँ होती है तो वो सब के साथ बराबरी की बुनियाद। देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने रिजल्ट्स को नोटिफाई किया, इलेक्शन कमीशन पाबंद हो गया कि आप डिलिमिटेशन करें। वही जमातें जिन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के इसका फैसला लिया था, आज पीपल्स पार्टी, JUI बशमूल PMLN जिसकी हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर थे जिसके, आज वो सारे कहते हैं जी इंतखाबात मुकर्रर वक्त में कराए जाए, हमारी बड़ी तशवीश है। ये ड्रामा कर रहे हैं वो। पॉलिटिकल स्लोगन तो हो सकता है, वैसे तो होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, 3 महीने 4 महीने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल इनको विद इन ये 4 महीने में अगर डिलिमिटेशन हो रही है तो 3 महीने में करा लें, 3 महीने में इलेक्शन करा लें, तो 6 मंथ्स 3 मंथ्स डजंट मेक एनी डिफरेंस। 6 महीने एटलीस्ट आपकी तो रियलिस्टिक यही है कि 6 महीने। हाँ, वो अदरवाइज वी डोंट हैव एनी विश लिस्ट। ये मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी। वो सियासी जमातें दबाव में भागी हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि वो जितनी महंगाई, बेरोज़गारी, मुश्किलात हैं, और सियासी तौर पर वो अनपॉपुलर हो चुके हैं 1.5 साल के अंदर, वो वोट लेने लोगों के पास नहीं जा सकते। एक हफ्ता पहले रिजल्ट्स नोटिफाई करके चले गए, आपके हवाले करके, ये ले संभालें आप, हम चले। अब आप जाने, आपका काम जाने, लोग सड़कों पे बिलों के जला रहे हैं और मुजाहरे कर रहे हैं। देखिए, अभी ये बिल्स का मामला है, नो डाउट इन इट कि पाकिस्तान में जो इकनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत बड़ा है, और उस क्राइसिस को जो लोग समझते हैं उनको अंदाज़ा है कि ये कितना अलार्मिंग है। लेकिन देयर इज़ अ होप। वो होप क्या है कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आ रही हैं, जो हमने एक इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक इदारा खड़ा कर दिया है पाकिस्तान की फ़ौज के ताउन से, हमसे पिछली गवर्नमेंट में, हम उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और देयर इज़ अ होप कि अगर वहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, चाहे वो मिनरल्स का पोटेंशियल है, चाहे वो एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है, चाहे वो टूरिज़म का पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल तो मौजूद है। मामला क्या है, मामला हमारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, मामला हमारा रेड टेप है कि हमारा एक इन्वेस्टर हमारे लिए डॉलर्स लेकर आता है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, और हम उसको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल में इतना उलझा देते हैं कि वो तंग आके यहाँ से भाग जाता है। ऐसा हमने एक इन्वायरमेंट बनाना है जो हम लिमिटेड टाइम के लिए हैं। हम तो अपनी कोशिश करेंगे और आगे वाले भी इसको कंटिन्यू करेंगे कि हम एक इनेबल इन्वायरमेंट दें लोगों को। इनेबल इन्वायरमेंट जब होगा तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में होप मौजूद है। एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस है। ब्रेक ले लें इसके ऊपर, फिर मैं बिलों वाले मामले पे उस पर बात दोबारा पूछता हूँ। हमारे साथ रहेगा जी, एक ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सड़कों के ऊपर महंगाई की वजह से लोग बिल बिला रहे हैं। बिजली का बिल उसमें से एक मसला है। आटे की कीमत और चीनी की कीमत जो है वो इससे भी ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि शाम को बहुत सारे लोग जो है पेट भर कर आजकल सो नहीं सकते। तो भुगटी साहब, बहुत बड़ा चैलेंज है बिल, आटे की कीमत, चीनी की कीमत। देखिए मलिक साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी जो इकनॉमिक हालात हैं वो बहुत निकलेंगे कैसे? कोई प्लान है ज़हन? प्लान है कोई अनाउंस करेंगे प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर? कुछ लॉन्ग टर्म प्लान है, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं। डॉलर की जो स्मगलिंग है वो एक बड़ा चैलेंज है। इसी तरह क्यों नहीं रुकती सर? ये पहले इसी का ही बता दें, क्योंकि इस वक्त जो मदर ऑफ ऑल इवल्स है ना, वो हमारे यहाँ वो डॉलर का तगड़ा होना है, रुपए की नाकदरी है। डॉलर जा रहा है अफगानिस्तान $5-7 मिलियन पर डे के हिसाब से। देखिए, दो चीज़ें, एक तो आपका लॉ परमिट करता है कि आप $10,000 लेके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये 10,000 वाला केस नहीं है, ये बॉर्डर पार करता है। ज़रा गुजारिश सुन लेना। एक तो ये आपको परमिट करता है कि आप 10 बंदे भी रोज़ाना भेजें तो ये लाखों। आजकल $6,000 होगी, लिमिट कम होगी, लिमिट, और इसको कम करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर उस पर आता हूँ कि ये तो दुनिया में ऐसे क्राइसिस बहुत सारी कौमों पे। सर, अफगानिस्तान डॉलर स्मगल कैसे होता है? पहले मुझे इसका कहानी समझाएं। ये डार साहब को भी मैं कहता था कि आपने बॉर्डर फेंस किया है, रोके उसको। 624 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है जिसको फेंस किया गया है। उस फेंस को
पूरी तरह हम अपने कंस्ट्रेन हैं एफसी बलूचिस्तान के, को उसको पूरी तरह गार्ड नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी ग्रैब में चले जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, फिर हमारी जितनी डिवाइडेड विलेजेस हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करें कि ये हमारे बॉर्डर पे डिवाइडेड विलेजेस है, आधा विलेज उधर है आधा उधर है। रोज़ाना 4 से 5 हज़ार लोगों की आमदोरफ्त है एक तरफ से दूसरी तरफ, अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड इतना है कि बस उनको एक चिट पकड़ा देते हैं, शनाख्ती कार्ड देखते हैं, डिवाइडेड विलेजेस का ये मसला। अब ये सारी चीज़ कॉस्ट जो 5 से 10 मिलियन डॉलर पर डे है, ये महीने का आपका 200-250 मिलियन डॉलर पर मंथ बनता है। हमें इसने मार दिया पूरी इकॉनमी को, बिल्कुल मार दिया। हमें इसका एहसास है, हम इस पर पूरी एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। विद इन अ वीक इंशाल्लाह ताला जितने इदारे हैं उनके साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बना के वज़ारत दाखिला को इस पे इसके अगेंस्ट बाकायदा वो जीरो टॉलरेंस जो हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, अमली तौर पर उसका मुजाहरा करेंगे। जीरो से ज़्यादा करेंगे इस पे, ऐसा किस्म का क्या करेंगे, ये तो आपका इदारा है। देखें, अभी इस पर एक थॉट प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो लोगों से डायरेक्ट रिलेटेड है। फिर अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं कि कितने रजिस्टर्ड हैं कितने नहीं। क्या करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर भी आपका ये जो कमज़ोर बॉर्डर है ना, ये रोल अदा कर रहा है। मैं इसमें एक वीक के बाद इस पोजीशन में हूँगा कि हमने प्लान क्या किया है। ठीक, हम इस पर बैठे हैं, इनिशियल मीटिंग्स हमने कर ली हैं। रिपैट्रिएशन करेंगे लोगों की जो इलीगली यहाँ स्टे कर। देखिए, उसमें कहा कि हमने इनिशियल मीटिंग कर ली है, हमने एक थॉट प्रोसेस से गुजर हैं। विद इन अ वीक हम वो काम करेंगे जो थोड़ा सॉलिड हो, लिमिटेड टाइम में हम कर सकें, क्योंकि हमारा टाइम तो बड़ा लिमिटेड है। लेकिन एक चीज़ पे तो क्लैरिटी हो सकती है कि जो गैर कानूनी है, जिनके पास तो कार्ड है यूएन के, वो तो ठीक है। जिनके पास कार्ड नहीं है, हम उसको रिपैट्रिएशन करेंगे, अफगान बॉर्डर को उस तरफ जाकर रखेंगे। क्लैरिटी है, वापस भेजेंगे, क्लैरिटी है। लेकिन उसके साथ ये है कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमैनिटी के केसेस होंगे जिसमें वो कोई हॉस्पिटल में कुछ लोग पड़े होंगे, कोई इलाज मुआवजे के लिए आए होंगे, किसी की जान को वहाँ पर ख़तरा होगा। तो ये सारी चीज़ें ना एक वो कहते हैं ना कि टाइम लेके एक अच्छा डिसीजन लेने से हेस्ट में सर, वो आप एक ह्यूमन फेस के साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। किसी को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, कोई डिलीवरी का केस है जो उस तरफ नहीं जा सकता, बाकी लोगों को तो आप बॉर्डर के उस तरफ पार बिठा के वहाँ आटा दाल चावल की मदद करें उन्हें। मैं आपसे एग्री, लेकिन अफगान साइड के बॉर्डर पे मैं आपसे एग्री करता हूँ इस पर तो कोई दो राय नहीं है। ये तो मुनासिब बात है कि कोई मेरे मुल्क में गैर कानूनी रह रहा है, वो अपने मुल्क में चला जाए। सर, दाइश और टीटीपी के हमले उसको कैसे रोकेंगे? ये तकलीफ दे है कि हम खबर पढ़ते हैं रात को कि आज 4 फौजियों की शहादत है, आज 2 फौजियों की शहादत है। ये कहना बड़ा सौखा से, जिसके घर से गए होते हैं ना उसको पता होता है कि कितनी बड़ी तकलीफ है रोज़ाना हो रही। देखिए, मैंने तो बहुत जनाजे उठाए हैं, मुझे अंदाज़ा है कि ये कितना तकलीफ दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे पहले तो शोहदा के ख़ानदान के साथ इज़हार ताज़ियत, सलाम है उन सबको, सलाम है जो पाकिस्तान की खातिर अपनी जान, वो हमारे कल की खातिर अपने आज कुर्बान कर रहे हैं। रोकेंगे कैसे दाइश को और टीटीपी को? देखें, हमारे पास हुआ क्या है, मामला क्या है। एक तो दाइश की कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में किस इलाकों में डिफरेंट उसमें है, वो अक्रॉस द बॉर्डर है, वो जाने उनका काम जाने। कुन्नड़, नूरिस्तान, ये जो इलाके हैं इनमें है, छोड़ दे जहाँ है वो जाने उनका काम जाने। मामला ये है कि टीटीपी की प्रेजेंस है। अब टीटीपी की जो प्रेजेंस है, हमने टीटीपी के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल जंग लड़ी, हम उस जंग में विक्टोरियस रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारी वो जो स्टेट पॉलिसी ना, आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि ये पार्डन और स्टेट रियासत तो माँ की तरह होती है, एक स्कूल ऑफ थॉट था कि जी नेगोशिएशन कर लें, उनको वापस रिहेबिलिटेट कर लें, ये कर लें। मैं समझता हूँ कि ये जो कंसिस्टेंसी नहीं रहती ना, इससे नुकसान होता है। उस दर से वो जो कंसिस्टेंसी नहीं रही, उन्होंने अपनी स्पेस दोबारा से गेन कर ली। वो जो हमने बीच में एक टाइम ज़ाया किया उनके साथ नेगोशिएशन के नाम पे, हाई प्रोफाइल जो दहशतगर्द थे, आपने कोई 200 के करीब लोगों को आई थिंक जेल से छोड़ा, प्रेसिडेंशियल पार्डन भी दिया आपने चंद एक लोगों को। बस अब क्योंकि माजी है और माजी में हमेशा हम ऐसी हरकतें करते रहे। 200 लोग थे जो जेलों से छूटे और शायद 2 या 3 ऐसे केस थे जिनको प्रेसिडेंशियल पार्डन से आपने। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स का तो नहीं पता, या आपकी यकीनन इस पर रिसर्च होगी, लेकिन ये जिसने भी किया नहीं करना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ये जो रियासत के ख़िलाफ़ लड़ाई है, वायलेंस है ना मलिक साहब, वायलेंस का मोनोपोली जो है वो सिर्फ रियासत के पास है। वायलेंस कोई नहीं कर सकता, वो मज़हब के नाम पे करें, वो कौमपरस्ती के नाम पे करें, वो अंडर डेवलपमेंट पे करें, जिस मर्जी बुनियाद पे कोई वायलेंस करे। वायलेंस का राइट सिर्फ रोकेंगे कैसे सर? टीटीपी, अब टीटीपी का खात्मा होना चाहिए ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना आपकी ना मेरी। कोई देखिए, बिल्कुल जंग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, IBOs करेंगे, ऑपरेशन करेंगे,
उनके बिलों से जाके उनको मारेंगे, अपने बॉर्डर्स पे सख्ती करेंगे, उनकी मूवमेंट को कर्टेल करेंगे। जहाँ थ्रेट कैपेसिटी को देखते हुए जहाँ पैरामिलिट्री फोर्स की ज़रूरत होगी वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स से करेंगे, जहाँ फ़ौज की ज़रूरत होगी वहाँ फ़ौज से करेंगे। देयर इज़ नो कम्प्रोमाइज़। हम रियासत को JUI के इज्तिमा पे अटैक हुआ था, ये किसने करवाया था? देखें, इसकी जो ऑनरशिप ली थी वो तो दाइश ने ली थी, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, अभी तक इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल इस पर, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि नेशनल टीवी पे बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ, कभी तक शेयर नहीं हुई हमसे उसकी इंटेलिजेंस, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये किया किसी और ने है और वो सिर्फ नाम जो है उन्होंने, ऐसा अक्सर मैं बलूचिस्तान में जब था वहाँ भी ऐसा होता था कि कार्रवाई कोई और करता था, उसको क्लेम कोई और करता था, उसके पीछे उनके अपना एक डिज़ाइन है। लेकिन कुछ तो वो हमारे अंदर ऐसे नासिर भी है ना, जैसे जड़ावाला वाक़या हो गया, ये नासिर कौन है? देखिए, रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। जड़ावाला का मामला हो, इस तरह का कोई और मामला इंस्टिगेट करने वाले कौन थे उस पर? देखिए, IG पंजाब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब गवर्नमेंट उसमें लीड में है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये एक साजिश थी और उस साजिश के तहत वहाँ पर पहले मस्जिद में एक गुस्ताखाना मवाद रखा गया और रखने के बाद नीचे उसका नाम लिखा गया किसी एक शख्स का, और वो नाम लिखने के बाद वो मॉब जो है वो उनको गम व गुस्सा हुआ और एक नेचुरल सी बात थी, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो उनको नहीं करना चाहिए था। रियासत को की मशीनरी जो है वो मजलूम के साथ खड़ी है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रीचिंग के अगेंस्ट है, लेकिन पंजाब हुकूमत की पहली जिम्मेदारी थी कि इंसानी जान ज़ाया ना हो, और वो उन्होंने जड़ा वाले वाक़े के अंदर बैरूनी साजिश का नाम देकर अपनी जिम्मेदारी से हमें भागना नहीं चाहिए, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि यहाँ पे जो कुछ हुआ है, जो एलिमेंट थे जिन्होंने स्टाइलंगेजी की है, मलिक साहब को दोबारा टॉलरेट नहीं करेंगे, इनको पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मलिक साहब, दोनों पहलू हैं। हम कतई नहीं कह रहे हैं कि हम बाहर का कह के अब बरीज़िम्मा तो नहीं हो सकते। आपकी जिम्मेदारी जान और माल की हमारी है, आपकी इज़्ज़त की जिम्मेदारी हमारी है, उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं ढूंढ सकता मैं कि फ़लाने ने कर लिया। लोग जिम्मेदारी पर पुलिस की थी, पर आपने देखना है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि जड़ावाला एक फैसलाबाद की तहसील है, उसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर है वो DSP लेवल का है, उसके साथ जो एक थाना, 2 थाने, 3 थानों की नफरी है, 6 से 7 हज़ार का मॉब है, मॉब बड़े गुस्से में है और वो लोगों का कत्ल गारत चाहती है। प्राइम प्रायोरिटी ऐसे में क्या होती है? प्राइम प्रायोरिटी ये होती है कि इंसानी जान बच जाए, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जो उन्होंने हरकत की, हम उसमें से 150 से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार कर चुके हैं, जो मास्टरमाइंड थे उनकी गिरफ़्तारी के करीब पहुंच चुके हैं। हम एक पकड़ क्यों नहीं सके अभी तक? देखिए ना, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं ना, लोग भागते हैं, लोग छुपते हैं, और लोगों को पता होता है कि किस तरीके से पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसीज उसका पीछा करती है, तो ज़ाहिर है उनका भागना तो बनता है। जिसने चोरी की वो तो भागेगा ना, तो पकड़ना हमारी जिम्मेदारी, हम पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ हैं। बुगटी साहब, बाज़ लोगों का तासुर यह है कि पिछला इलेक्शन नवाज़ शरीफ ने जेल से लड़ा था, नाअहल भी थे, यही सीन इस दफ़ा इमरान खान के साथ होने जा रहा है। तो कोर्ट्स फैसला करेंगे, मलिक, अदालत फैसला करेगी, अदालत फैसला करेगी कि वो जो उन पर इल्ज़ामात हैं वो उनको फेस कर रहे हैं अदालतों में। अदालतों ने फैसला करना है कि किसने जेल में रहना है, किसने बाहर रहना है। और जो तोशाखाना वाला केस भी है उसमें भी सज़ा भी मुअत्तल हुई है, लेकिन उनकी वो नाअहली वाला मामला भी सर के ऊपर उनके लटकता रहेगा, और रिहाई भी आपने करनी है। आपने, मुझे लगता नहीं है जल्दी की रिहा करना है। नहीं, देखिए, अगर मेरे पास तो रिहाइयों में तो किसी को बेगुनाह एक दिन भी ना रखूं, गुनाहगार तगड़े आदमी आप हैं इस वक्त पाकिस्तान। ये देखिए, ये अदालत ने फैसला करना है। मैं अदालत के मैंने आपसे पहले कहा है कि कोई 150 FIR हैं। सही, जब 150 उम्र गुजर जाए ना, 150 FIR की तहकीक नहीं पूरी होती। आपने 150 दफ़ा कानून को तोड़ा है तो 150 दफ़ा FIR होगी ना। आप जिस दिन आपकी हुकूमत तोड़ी है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे एवरी डे यू वायलेटेड द लॉ। कहीं आप दफ़ा 144 तोड़ रहे हैं, कहीं आप हमले करा रहे हैं, कहीं आप वायलेंस की तरगीब कर रहे हैं। जब आप अगर क्राइम 100 करेंगे तो 100 FIR होंगे। आप जिस तरीके से उनके क्राइम को गिनवा रहे हैं, कोई आपके जहन में ऐसी कोई ऑप्शन तो नहीं है कि PTI को बैन करने की, क्योंकि ये वजारत दाखिला करती है इस मामले में, एक असम्बली मूव करती है। देखिए, हमारे पास तो अभी तक तो कोई इस तरह की चीज़ ना लाई अभी गई, तक ना सामने लाई गई है, इरादा है कि जिससे कोई पॉलिटिकल जमात को बैन किया जाए। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने ना लाई, इरादा भी नहीं है हमारा, तो यकीनन इरादा नहीं है। ये कानून के मुताबिक फैसले होंगे, ये आपने करना है। अगर जब भी किया, अगर मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ लाई गई जिसमें मुझे ये लगे कि इस पॉलिटिकल वायलेंस के ज़िम्मेदार PTI का एक जत्था, एक ग्रुप या पूरी जमात है,
या जो भी एविडेंस मेरे सामने रखा जाएगा उसके बाद मैं ये फैसला करूँगा। नवाज शरीफ को 2 दफ़ा ऑप्शन मिली, एक दफ़ा जद्दा जाने की, बल्कि एक दफ़ा वापस आए थे प्रिंस मकरन, फिर आके उनको पकड़ के ले गए थे, जहाज़ की सीट के साथ उनको बांध के लेके गए थे हथकड़ियाँ लगा। दूसरी दफ़ा वो इलाज की घर से गए हैं, फिर वो 3-4 साल उन्होंने लंदन गुजार लिए। क्या ऐसी कोई रिलीफ वाली ऑप्शन इमरान खान के लिए भी दस्तयाब है? देखिए, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये रिलीफ इंटीरियर डिवीज़न से गया है, ये रिलीफ प्राइम मिनिस्टर ने साइंड दिया एग्रीमेंट है पाकिस्तानी हुकूमत का। हाँ, पाकिस्तानी हुकूमत का है, उससे सेक्रेटरी अथॉरिटी कौन था, वो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम नहीं जाते। फ़िलहाल हमारे पास तो इस तरह का कोई अभी तक तो कन्विक्शन नहीं हुई खान साहब की। जब कन्विक्शन होगी, जरदारी साहब कहा करते थे ना कि जेल जो है वो 6 महीने तो कुछ नहीं कहती, तो ये 6 महीने में इलेक्शन है सर। तो क्या हुआ, लीडर्स बहुत सारे ऐसे हैं गुजरे हैं बड़े सग़ीर में जिन्होंने जेलें काटी हैं। अदालतों ने फैसला करना है कि किसने कितने महीने जेल रहना है, तो जेल तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। एक इशू अभी आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ही उनकी सेट असाइड की है, वो मुअत्तल की है सज़ा जो है। उनके ऊपर कुछ सोशल मीडिया पे कैंपेन भी पिछले दिनों चली काफ़ी ज़्यादा, उन पे भी चली, वो जज दिलावर पे भी चली। जज दिलावर ने कुछ मिस्टेक्स की, उन्होंने हेस्ट में फ़ैसला किया, उन्हें मौका देना चाहिए था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, क्या आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कैंपेन कौन रन कर रहे हैं? देखिए, आज मेरे सामने एक चीज़ लाई गई और उसमें वो उस कैंपेन के हवाले से एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की कैंपेन की गई अगेंस्ट, एक ट्रोलिंग की गई सोशल मीडिया पे बिलखसूस एक सिटिंग चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है उसको तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब हमने ये देखना है कि ये किस तरीके से की गई है। उसके लिए मैंने एक JIT बनाई आज। JIT बनाई? जी, मैंने उसमें JIT बनाई है। उसमें साइबर विंग जो हमारी है, क्योंकि मामला सेंसिटिव है, एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज का है, और उसमें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस ने किया है, और हम उनको अप्रीहेंड भी करेंगे, हम उनको प्रोसिक्यूट भी करेंगे कि जिन्होंने एक सिटिंग जज के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में एक ऐसी ट्रोलिंग करें कि एक जज का काम जो है उसमें रुकावट डालें, क्योंकि उन्होंने तो रोज़ाना फैसले करने हैं। अगर हमने जजेस को के साथ ये सलूक करना है कि वो जब फैसले करें उनके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दें, उनके खिलाफ, देखिए ये जो राइट टू स्पीच है ये तो बिल्कुल सबको है, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि चौक पे खड़े होकर नदीम मलिक को गालियाँ देना शुरू कर दें। सर एक और चीज़ बता दें, आर्मी चीफ जब ये तैनात हुए तो इनकी फैमिली का पूरा डाटा नादरा से चुराया गया था, इनके ऊपर बहुत सोशल मीडिया के ऊपर उल्टा सीधा छापा भी गया। कभी JIT ने तहकीक की है कि उसके पीछे कौन कौन से नासर थे? देखिए, उस वक्त JIT तो बनी या नहीं बनी मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि नादरा के जो ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ उसके पीछे कौन था? वो तो ऑफिसर जो थे वो तो हाँ, वो अभी थे ना, पीछे कौन था, मास्टरमाइंड कौन थे? देखिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे सामने नहीं आई, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, ये हर चीज़ का रुख जो है ना वो बनीगाला की नहीं, उससे बड़े प्लेयर होंगे इसमें। चीफ जो चीफ लग रहा हो उसके ऊपर कैंपेन करना, उसका डाटा चुराना, ये आम बंदा नहीं कर सकता। वो अपने मनतकी अंजाम को, उनको सज़ाएं मिल चुकी हैं जिन्होंने ये काम किया। सर इसको तहकीक को पब्लिक करिए, मेरी दरख्वास्त है आपसे, कौम का भला होगा ये। सरफराज बुगटी साहब, निगरान वज़ीर दाखिला, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।